नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से टॉप 15 प्रश्नों की रीजनिंग की एक शानदार क्लास को। और आज है रीजनिंग की क्लास संख्या यानी कि पार्ट 39। यदि इससे पहले कि आपने 38 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। पिछले पार्ट्स में एग्जाम से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए गए हैं। देखिए दोस्तों, रीजनिंग को हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पुरुष, प्रधानाचार और महिला, इनमें से कौन सा बेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है नारियल जिस प्रकार तेल से संबंधित है तो फल हमारा किससे संबंधित हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला में विषम पद ज्ञात कीजिए। और भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में निरंतर देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो ये रीजनिंग की क्लास है वो लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाती रीजनिंग है वो सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआई, एलएएलपी, आईबीपीएस, नेवी, इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, उसके अतिरिक्त यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अतिरिक्त दोस्तों यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इन सभी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नारियल जिस प्रकार तेल से संबंधित है तो फल हमारा किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो नारियल का प्रयोग करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं। आप कहेंगे नारियल को यदि हम प्रयोग करेंगे तो आप लोगों ने कई बार अपने घरों में यूज किया होगा नारियल का तेल। तो नारियल नारियल से हम क्या बना सकते हैं। हम कहेंगे सर नारियल से हम बना सकते हैं नारियल का तेल। उसी प्रकार कोई भी फल लीजिए तो उस फल से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या बना सकते हैं। फल से आप मीठा बना सकते हैं, आप कहेंगे नहीं बना सकते हैं। फल से आप स्वाद बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। फल से आप एक चीज बना सकते हैं जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फल से हम लोग क्या बना सकते हैं दोस्तों, जूस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जूस, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में रस कहते हैं। ठीक है, तो जूस बना सकते हैं हम फल से। जिस प्रकार नारियल से तेल बना सकते हैं तो उसी प्रकार फल से हम जूस बना सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में से विषम को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा विषम ऑप्शन है। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन अब एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर हम बात करें किस प्रकार से ये विषम है तो हमें कुछ दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर क्या लिखा हुआ है, NILE, क्या लिखा हुआ है, NILE। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, LIEN। ठीक है, LIEN। और यहाँ पर क्या है, LINE। ठीक है, LINE। और यहाँ पर लिखा है लीन, यानी कि LEAN। तो यहाँ पर हमें एक चीज विषम दिखाई दे रही है। विषम क्या दिखाई दे रही है, आप कहेंगे ये जो नंबर दे रखे हैं कौन कौन से, यहाँ पर नंबर है, N है, I है, उसके अतिरिक्त L है और क्या है दोस्तों, E है। तो इनमें से जब हम देखेंगे तो लगभग लगभग सारे नंबर ऑप्शन बी में हैं। जो आपके ए में दिए गए हैं वही ऑप्शन बी में दिए गए हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में भी यही नंबर दिए गए हैं। हालांकि इन नंबरों का क्रम चेंज कर दिया है। लेकिन आप जब ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, जब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पर एक नंबर दे रखा है जिसका नाम है ए, एक आपको अक्षर दे रखा है जिसका नाम ए है। ठीक है, और इस अक्षर के अनुसार हमारा जो विषम होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ऊपर जो नंबर NILE दे रखे थे इन्हीं का आगे पीछे क्रम चल रहा था, लेकिन ऑप्शन डी में ए आ गया है तो इस प्रकार से ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक खास कोड भाषा में बोर्न को ये लिखा जाता है, न्यूज को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड में शोर को क्या लिखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, बोर्न, और बोर्न को कुछ BOR इस तरह से लिखा गया है, BORN। तो इसको लिखा क्या है दोस्तों, इन्होंने बी को लिखा है 5, ओ को लिखा है आप कहेंगे सर 3, आर को क्या लिखा है दोस्तों, आर को लिखा गया है डॉलर। ठीक है, क्या लिखा गया है, आर को आप कहेंगे सर डॉलर, और उसके अतिरिक्त एन को लिखा गया है स्टार। क्या लिखा गया है, स्टार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो एन क्या बना है, आपका स्टार बना है। अब देखिए यहाँ पर आगे दे रखा है न्यूज, क्या दे रखा है, न्यूज, तो NEWS। ठीक है,
एन को क्या लिखा गया है, यहाँ पर स्टार है तो आगे वाले भी में हमें स्टार दे रखा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये स्टार दे रखा है। उसके अतिरिक्त ई को लिखा है दोस्तों 2, क्या लिखा है 2। आगे लिखा गया है 4, किसको, डब्लू को, आप कहेंगे डब्लू को 4 लिखा गया है। उसके अतिरिक्त जो आपका एस है, एस को लिखा गया है हैशटैग, क्या लिखा गया है, हैशटैग। अब इन्हीं में से छांट के बताना है हमें शोर का कोड क्या होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है इसी तरह से इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, हमें किसका कोड बताना है, SORE का कोड बताना है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर एस का कोड हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, यानी कि एस का कोड हैशटैग है। तो हैशटैग से ऑप्शन शुरू होगा वही सही उत्तर होगा। इस कारण से ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। अब दे रखा है ओ, और ओ का कोड हमें पता है सर, ओ का कोड क्या दे रखा है, आप कहेंगे सर ओ का कोड 3 दे रखा है। तो ओ का कोड 3 है तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी कट जाता है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, आर, और आर का कोड है डॉलर, तो दोनों में डॉलर है, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन लास्ट में ई दे रखा है और हमें पता है कि यहाँ पर न्यूज़ में जो ई आया है इसका ई का कोड 2 बताया है, तो लास्ट वाले में 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी भी गलत है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन था, कूट भाषा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, कह रहा है क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई है, के पी की माता, के पी को माता है, पी को माता नहीं होनी चाहिए, पी की माता होनी चाहिए, ठीक है। के पी की माता है, क्यू सी से विवाहित है, सी एल की पुत्रवधू है, पी एन की माता है, एन वी की बहन है, तो के सी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए इसको सीधा सा हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहली लाइन क्या रखिए, क्यू पी का भाई है, कोई क्यू है, मान लीजिए ये हमारा क्यू है, ठीक है, ये क्यू है और ये भाई है किसका, आप कहेंगे सर पीछे वाले पी का, ठीक है। तो पी का अभी तक हमें जेंडर पता नहीं है, लेकिन आगे क्या रखा है, के नाम का कोई शख्स है, वो पी की माता, यानी कि पी की जो माता हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, आप कहेंगे सर के हो जाएगी। ये रही के, और के माता है तो इसलिए इसका क्या लगाएंगे, निगेटिव लगाएंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। पुरुष के लिए पॉजिटिव और महिला के लिए नेगेटिव, ठीक है। आगे क्या रखा है, क्यू सी से विवाहित है, तो सी से विवाहित कौन है, आप कहेंगे क्यू, तो क्यू की हम शादी करवा देते हैं, किससे करवा देते हैं, सी से, तो सी को बना देंगे क्यू की पत्नी, और पत्नी है तो माइनस लगाएंगे। आगे कह रहा है दोस्तों सी एल की पुत्रवधू है। देखिए सी एल की पुत्रवधू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें के का विवाह करना पड़ेगा, यानी के भी किसी की पत्नी होगी और वो जो जिसकी पत्नी है के उसका नाम एल है, ठीक है, तभी तो एल की पुत्रवधू बनेगी, क्योंकि के का पुत्र आपका क्यू होगा और क्यू की पुत्री, सॉरी, जो क्यू की पत्नी होगी वही तो के की पुत्रवधू होगी और एल की पुत्रवधू होगी, क्योंकि यहाँ पर कह रखा है कि एल की पुत्रवधू है तो इसका मतलब है क्यू का जो पिता होगा वो एल हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए आगे की लाइन में कह रखा है कि पी एन की माता है, ये रही पी, और पी का जेंडर भी पता चल गया, ये क्या है, निगेटिव, यानी कि महिला है, और ये माता किसकी है, आप कहेंगे सर एन की माता है, तो ये एन की माता बना दी, और एन का अभी तक जेंडर पता नहीं है, लेकिन आगे कह रखा है कि एन वी की बहन है, तो एन का जेंडर अब पता चल गया, ये नेगेटिव हो जाएगी, और बहन किसकी हो जाएगी, आप कहेंगे सर वी की, ठीक है, और वी का अभी तक हमें कोई जेंडर पता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमें बताना क्या है, के सी से किस प्रकार से संबंधित है। अगर हम बात करें के की, तो कहाँ पर के है, एक बार से कलर चेंज कर लेते हैं। आप कहेंगे सर ये रहा के, और ये किससे, सी से पूछा है, तो से किसके साथ लगा है, आप कहेंगे सर से लगा है सी के साथ, तो सी क्या कहेगी, सी कहेगी कि ये मेरे पति हैं, और पति की जो माता होगी वो मेरी क्या होगी, सी की क्या हो जाएगी दोस्तों, आप कहेंगे सास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सास। और सास किस ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या था कि सी से किस प्रकार संबंधित है, तो से लगा है सी के साथ, तो सी की क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, ठीक है। शानदार सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रिपीट करके जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि पॉपुलर का कोड ये है तो फेमस का कोड बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पॉपुलर लिखा है, और पॉपुलर का कोड क्या लिखा गया है, हम कहेंगे सर POPU और उसके बाद LAR, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और कोड क्या लिखा है, क्यू के बाद क्या लिखा है, P, और फिर क्या लिखा है, फिर से क्यू है, उसके बाद V है, फिर क्या है, M है, और उसके बाद B है, और R के बाद क्या है, S है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक पेयर बनता दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है, आप कहेंगे +1 हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, +1, कैसे, P16 पर Q17 पर, O15 पर P16 पर, P16 पर और Q17 पर, ठीक है। इस तरह से जो हमारा बनेगा, इस तरह से जो बनेगा, इनमें सभी में क्या चल रहा है दोस्तों, आप कहेंगे +1 चल रहा है, क्या चल रहा है, +1 का सभी में पेयर चल रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो उसी प्रकार से हम फेमस का बता देंगे, तो फेमस को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, FAMOUS, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, और F का कोड क्या होगा, 6 होता है, ठीक है, और 6 के अगला स्थान क्या आता है, 7, और 7 पर आता है G, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद S को लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, तो लास्ट से उत्तर आ सकता है, S होता है आपका 19 पर,
और टी पर आता है 20, यानी कि टी आता है 20 पर। तो इस प्रकार से हम कहेंगे सर बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत। अब लास्ट वाले को और चेक कर लेते हैं, यू से। यू के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर वी आता है। तो टी के पहले वी कहाँ पर है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। जो फेमस का कोड बनेगा वो बनेगा सर GBNPVT। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सभी में +1 चल रहा था, कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है यदि संख्या ये एक संख्या दे रखी है और इसके प्रत्येक विषम अंक में 3 घटाया जाए तथा सम अंक में 1 जोड़ा जाए, सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो बनी संख्या के एकदम मध्य में कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है, आप कहेंगे सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले 4 है, उसके बाद दोस्तों 9 है, फिर 7 है, फिर 2 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 8 है, फिर 6 है और 3 है। तो हमसे कहा है कि प्रत्येक विषम अंक में क्या करना है, 3 घटा देना है। तो प्रत्येक विषम अंक क्या होता है, जिसमें 2 से भाग ना जाए। ठीक है, सीधा सा लॉजिक लगा लेते हैं। तो ये क्या है, सम है। और हमसे आगे की लाइन में कहा है कि जो भी सम होगा, जितना भी सम है उसमें क्या करना है सर, 1 जोड़ना है। ठीक है, 1 जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर सम है तो 1 जोड़ देंगे, कितना बनेगा सर, आप कहेंगे 5 बनेगा। उसके बाद ये विषम है और ये 9 विषम है, तो इसमें क्या करना है, 3 घटाना है। जब 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। उसके बाद ये 7 भी विषम है, 7 में भी 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। उसके बाद आपका 2 है, 2 एक सम संख्या है। ठीक है, हालांकि अभाज्य ये सम है और सम में क्या करना है, हमें 1 घटा देना है। तो जब 1 घटा देंगे, 1 जोड़ना है। ठीक है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है 8 भी सम है तो इसमें भी 1 जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और आगे क्या क्या रखा है, आगे 6 सम है तो 6 में भी 1 जोड़ना है, ये 7 हो जाएगी। और आगे 3 विषम है और 3 विषम है तो 3 में क्या कर देना है, 3 घटा देना, यानी कि 0 आ जाएगा। अब दोस्तों अभी भी नहीं रुकना है, अभी क्वेश्चन में और कुछ कहा है। क्या कहा है कि सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े क्रम यानी कि आरोही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो इस नंबर को क्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटा अंक होगा, आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले 0 आएगा, क्या आएगा दोस्तों, पहले 0 आएगा। उसके बाद 2 है नहीं तो 3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, आप कहेंगे सर 4 आएगा। आगे क्या आएगा सर, 5 आएगा। उसके बाद दोस्तों 6 आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, 7 के बाद 8 है, 8 नहीं है, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें मिडिल में बताना है, यानी कि मध्य में कौन सा अक्षर है। तो पहले 2 अक्षर काट देते हैं, लास्ट के 2 अक्षर काट देते हैं, एक अक्षर और एक अक्षर और, यानी कि मिडिल में आया हमारा 5। क्या आया दोस्तों, 5। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर बनेगा, ठीक है, जो सही उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में विषम पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है शानदार सी, और इसमें हमें बताना है कि इसका विषम पद क्या होगा। और जब हम इसके विषम पद को देखने जाते हैं तो इसका विषम कह रहा है, यहाँ पर एक श्रृंखला है और इसमें बताना कि विषम क्या है। देखिए इसको शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 11 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8+3। क्या लिख सकते हैं, 8+3। ठीक है, 8+3 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 27+3। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, आप इसका लॉजिक देखिए। पहले ये 11 लिखा है तो हमने क्या किया सर, 2 का क्यूब कर दिया और प्लस में 3 कर दिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद ये लिखा है 30 और 30 में क्या किया, 3 का क्यूब कर दिया। ठीक है, 3 का हो गया दोस्तों क्यूब और प्लस में क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 का क्यूब लिखा है और उसके बाद क्या है, प्लस में 3 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, और आगे हम कहेंगे तो सर यहाँ पर लिखा है 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब है और प्लस में 3 है। 6 का क्यूब होता है 216 और प्लस 3 करेंगे तो 219 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे लिखा हुआ है 7 का क्यूब, और दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 का क्यूब और प्लस में क्या होना चाहिए, 3। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, 346 बनेगा। और जिन विद्यार्थी को नहीं पता कि 7 का क्यूब क्या होता है वो याद रखेंगे 343 होता है, और 343 में 3 जोड़ेंगे तो सर कितना आ जाएगा, दी हुई संख्या 346 आ जाएगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर जो क्रम चल रहा है, तो अब हम करेंगे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करें दोस्तों, हम 5 का क्यूब कर दें। क्या कर दें, 5 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 5 का क्यूब और प्लस में 3, हमेशा की तरह जिसमें सभी में +3 हो रहा है तो इसमें भी +3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब 5 का क्यूब होता है, हमें पता है दोस्तों 125 होता है, और 125 में 3 करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर 128 होगा। ठीक है, 128 आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जो हमें विषम प्राप्त हुआ वो 120 हुआ। क्या हुआ, 120 के स्थान पर 128 आएगा, तो ये श्रृंखला सही हो जाएगी। तो विषम पद क्या है, 120। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और आगे कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, आगे ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और आगे क्या है दोस्तों ए, ये एक नंबर दे रखा है, एक सिंबल है, और इसका अर्थ क्या है आगे वाला, यानी कि ए बी का भाई है। इसको याद रखेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम दोस्तों, सीधा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका शानदार सा आंसर आएगा। क्या क्या कर रखा है यहाँ पर, एक हमें समीकरण दे रखा है, और इस समीकरण का हमें क्या बताना है दोस्तों, उत्तर बताना है। ठीक है, इस समीकरण का उत्तर बताना है। तो समीकरण क्या है, डी स्टार सी प्लस बी प्लस ए। ठीक है, इस तरह से बताना है डी का ए से क्या संबंध है, ये बताना है डी का ए से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले क्या कहेंगे हम, यहाँ पर डी है, डी स्टार सी है, तो डी स्टार सी में क्या है, आगे वाला दोस्तों पीछे वाले का पिता है। तो आगे वाला पिता यानी कि दोस्तों डी हमारा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, डी पिता हो जाएगा किसका, पीछे वाले सी का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और आगे क्या रखा है, प्लस, तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रहा प्लस, तो पहले नंबर पर प्लस है, तो आगे वाली माँ है पीछे वाले की, यानी कि ए माँ है बी की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माँ हो जाएगी, सी माँ हो जाएगी, सी माँ हो जाएगी किसकी, आप कहेंगे सर सी माँ हो जाएगी पीछे वाले यानी कि बी की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो पीछे वाले बी की माँ हो गई सी, आगे फिर से प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, तो आगे वाली अब की बार फिर माँ हो जाएगी पिछले वाले ए की, तो ये इसको माँ बना देंगे किसकी, आप कहेंगे सर पीछे वाले ए की। ठीक है, इस तरह से अब याद रखेंगे। तो ये हमारा लास्ट में क्या आया, ए आया। तो यहाँ पर ये जो पीढ़ी आई है, तो ए की जो पीढ़ी है, हमें ए का कोई अभी जेंडर पता नहीं चला है, ए की जो पीढ़ी है वो कौन से नंबर की है, आप कहेंगे एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगी, चौथे नंबर की पीढ़ी पर आया आपका ए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमसे कह क्या रहा है, आप कहेंगे सर पूछा है कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो यानी कि जिससे किसके साथ लगा है, आप कहेंगे सर ए के साथ, ए के साथ लगा हुआ ऐसे, तो ए क्या कहेगा, ए कहेगा मेरी माता की, ये क्या हो गई मेरी परनानी, ये हो गई मेरी नानी, यानी कि माता की मम्मी क्या होती है, हमारी नानी होती है। ठीक है, नानी होती है। आप लोग ननिहाल गए होंगे, आपने नानी अम्मा बहुत ज़्यादा कहा होगा। ठीक है, उसी में ये हो गई आपकी क्या, नानी। ठीक है, और उसके अतिरिक्त ये क्या है, नानी के भी पिताजी हो गए, यानी कि नानी के पिताजी को क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, परनाना हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, परनाना, यानी कि यहाँ पर आप अपने को रखिए, और अपनी जो माता है यानी कि मम्मी जी होंगी, उनके भी पिताजी होंगे, क्या होंगे, हम कहेंगे सर ये तो हो गए हमारे परनाना। ठीक है, क्या होंगे, परनाना होंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर परनानी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर पता है डी का, और डी का जो जेंडर है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये पुरुष है, तो पुरुष क्या बनेगा, परनाना बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 50 लड़कियां 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, लगभग में बताना है कितने प्रतिशत लोगों ने इसमें भाग लिया। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर 50 क्या है हमारी, ये है गर्ल। ठीक है, 50 जी है, और 70 क्या है, हम कहेंगे सर बॉय है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको नहीं भूलना है। अब कह रहा है इसमें से ये तो संगीत कार्यक्रम आयोजन किया गया इनके लोगों की तरह, लेकिन अब संगीत में भाग कौन कौन लेगा, तो 50 लड़कियों में से 40% लड़कियों ने कहा कि हम इस संगीत में भाग लेंगे, तो 50 का सीधा सा 40% निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे 50 का 40%, नीचे 100 लगाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो कितनी आएंगी, 20 आएंगी। और हम कहेंगे सर यहाँ पर पूरे संगीत कार्यक्रम में कितनी लड़कियों ने भाग लिया, यानी कि भाग लेने वाली कुल लड़कियाँ कितनी हैं, आप कहेंगे सर 20 गर्ल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 20 जी, इसको लिख देते हैं। और आगे क्या रखा है, 70 लड़के थे, और 70 लड़कों में ऐसे 50% लड़के थे जिन्होंने कहा हमने संगीत कार्यक्रम तो आयोजित करवाया है और हम इसमें भाग भी लेंगे, यानी कि हम गाना भी गाएंगे। तो 70 का 50% क्या कहेंगे, 70 गुणा में 50 और बटे में 100। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, इसका जो राइट आंसर आएगा 7×35 आएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 35 जो लड़के थे प्लस में 35 बॉय। ठीक है, 35 बॉय ने क्या लिया, इसमें भाग लिया। अब कह रहा है कि तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमें बताना है कि इनमें से ये टोटल लोग थे, टोटल लोग कितने थे, आप कहेंगे 70 50 120 लोग थे। 120 में से भाग कितने ले लिया, इतने लोगों ने भाग लिया। तो अब बताना है कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 20 और 35 यानी कि 55, टोटल 55 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। टोटल कितने लड़कों और लड़कियों में से, 120 में से सीधा क्या निकाल देना है, परसेंटेज निकाल देना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ पर 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, नीचे 6 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 5, और 55 का 5 में गुणा कर देते हैं। 55 का 5 में गुणा करते हैं तो कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, 55 का 5 में गुणा करवाना है, 55 का 5 में 5 हम पे 25। ठीक है,
और 5 पे 25 2 27, 275 में 6 का भाग देना है। तो 275 में भाग देंगे 6 से, तो 6 चौके 24, पहले तो 4 बार जाएगा, उसके बाद बचेगा 3, तो फिर 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है, 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, आप कहेंगे 35 था, 30 गया, 5 बचा, तो फिर से भाग देंगे, तो 6 अट्ठे 48, यानी कि 45.8% लगभग लोग, तो 45.8% लोगों ने क्या लिया दोस्तों, आप कहेंगे भाग लिया। लेकिन हमसे लगभग में पूछा है तो एग्जैक्टली उत्तर उसका नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ पर 46 के करीब दे रखा है। क्या दे रखा है, 46 के करीब। इस तरह से हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन था। कह रहा 50 लड़कियां 70 लड़कों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, 40% लड़कियों ने भाग लिया, 50% लड़कों ने भाग लिया, तो टोटल में से कितने लोगों ने भाग लिया। 55/120 मल्टीप्लाई 100 बराबर 45.8%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है पुरुष प्रधानाचार और महिला, पुरुष प्रधानाचार और महिला में बताना है कि इनमें से कौन सा वेन आरेख आएगा। शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात कर लें पुरुष प्रधानाचार और महिला के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, और इस सर्कल को नाम देंगे प्रिंसिपल का। किसका, याद रखेंगे, प्रधानाचार्य का, ठीक है, प्रधानाचार्य का। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जब हमने प्रधानाचार्य का इसको नाम दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, सर हमने बचपन में जब पढ़ा था, तो मैं एक कॉलेज में पढ़ता था, उसमें एक मैडम क्या थी, उस स्कूल की प्रिंसिपल थी। आप अपने आप को इस क्वेश्चन में रख करके देखिएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक महिला थी जो कि उस बचपन में पढ़ने वाले स्कूल में क्या थी, प्रिंसिपल थी। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज के वक्त में आया, तो मेरे साथ पढ़ने वाले, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मुझे पता चला कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है यानी जो प्रधानाचार्य है वो क्या है, एक पुरुष है, ठीक है। इस तरह से रख के देखिए अपने आप को, तो ये पुरुष हो जाएगा। देखिए इस कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो एक सर्कल आएगा प्रधानाचार्य का, कौन सा, ये वाला मिडल वाला प्रधानाचार्य का आएगा, और आसपास क्या हो जाएंगे, ये देखिए प्रधानाचार्य में कुछ महिलाएं आती हैं, ठीक है, याद रखेंगे, कुछ महिलाएं प्रधानाचार्य में आती हैं, ये याद रखना है, ठीक है। उसके अतिरिक्त कुछ पुरुष भी प्रधानाचार्य में आती है। अपने आप को रिलेट करके देखिए, रीजनिंग अपने आप से रिलेट करते रहेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी रिलेट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। कैसे, मान लीजिए इतने इतने से जो पुरुष हैं, ये इतने इतने से पुरुष हैं, ये क्या थे, ये आपके प्रधानाचार्य थे आगे कॉलेज वाले स्कूल में। लेकिन जब मैं बचपन में पढ़ता था, तो मेरे यहाँ एक मैडम प्रधानाचार्य थी, तो प्रधानाचार्य में पुरुष भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकती हैं। लेकिन जो महिलाओं का ये शेष हिस्सा बचा है, ये अन्य महिलाएं ऐसी हैं जो और कुछ काम करती होंगी, और पुरुष का ये शेष हिस्सा बचा है, ये ऐसे अन्य पुरुष होंगे जो और कुछ काम करते होंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा दोस्तों आरेख बनेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, बीच में प्रधानाचार्य होगा, आसपास पुरुष महिला होगी। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो नहीं दे रखे, लेकिन दूसरे नंबर का हमें चित्र दिखाई दे रहा है जो पुरुष प्रधानाचार्य और महिला को दर्शा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन आकृति दे रखी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इनमें से बताना है। तो दोस्तों हमने बताया था दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो, उसका जो राइट होगा इस तरफ जाकर के क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक कुछ एरिया दिखाई दे रहा है, एक ईंट के तरह से, ठीक है, एक ईंट की तरह, यानी कि एक इस तरह का क्या एरिया दिखाई दे रहा है। और इस एरिया को जब हम दर्पण प्रतिबिंब में बदलेंगे, तो इसका क्या नहीं होना चाहिए, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर बनी हुई जो आकृतियां हैं, जैसे ये आकृति बनी हुई है, इसके अंदर ये पान टाइप का कुछ बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से इनका परिवर्तन होगा। तो दोस्तों हम कहेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब बना है, ना कि कोई और प्रतिबिंब। तो ये जो आकृति है, ये दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर कैसे पहुंच जाएंगी, वो तो नीचे ही आनी चाहिए, ठीक है, नीचे आनी चाहिए। तो अब ये आकृति हमारी नीचे रहनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3 को। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 को देखते हैं। यहाँ पर एक बार से इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है, ये बना रहा है, इसकी हम आकृति बना रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये आकृति जब हम बनाने गए, तो हमें पता चला कि ये जो आकृति थी दर्पण से कैसी थी, दूर थी। तो दर्पण से कैसी होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, इस दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आकृति बनेगी, और इसके ये जो चित्र हैं ये इस तरह से बेंड है, ठीक है, अंदर की बनी हुई आकृतियाँ, तो इस तरह से बेंड होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त ऊपर पान का फ्लेवर है जो कि दर्पण के नज़दीक है, तो इस दिशा में भी इसको नज़दीक होना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर भी हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है, और ऐसा ही ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों के दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे।
तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हो सकता है ये यहाँ पर इस तरह से होता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, लेकिन अभी तक दोनों सही हैं, तो हम कहेंगे सर 2 और 3 दोनों सही हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि आपको कोई गलती समझ में आ रही, मुझे तो नहीं समझ में आ रही, दोनों के दोनों एक जैसे ही प्रतिबिंब बनेंगे इस दर्पण प्रतिबिंब के, यानी कि ये जो आकृति दी गई है इसके दोनों प्रतिबिंब कुछ इसी तरह से बनेंगे क्योंकि सेम दे रखी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसके दोनों प्रतिबिंब बन जाएंगे, आंसर 2 और 3 लगा के चले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शानदार से क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर एक आपको आकृति दे रखी है और कह रहा है दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और उन्हें जैसे ही ये आकृति दिखाई देती है वो तुरंत क्या करते हैं, तो ऐसे चित्र बनाते हैं और गिनने चले जाते हैं, सीधे 1 2 3 कर दिया और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, इस तरह से गिनते गिनते उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 4 या 12 और सोच लिया 2 4 और होंगे तो 14 नंबर लगा के चले गए, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सीधी रेखाओं की संख्या बतानी है। और सीधी रेखाओं की संख्या कैसे गिनते हैं, सबसे पहले हम बैंड आकृतियां गिनेंगे, उसके बाद सीधी आकृतियां गिनेंगे, उसके बाद फिर तिरछी बिरछी जैसी होगी उसको गिनेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कलर का चेंज कर लेते हैं और इसको सही से गिनते हैं। तो पहली लाइन हमें ये दिखाई दी, ठीक है, इसको थोड़ा लंबा बना देंगे। उसके बाद दूसरी लाइन हमें ये दिखाई दी और नीचे तीसरी लाइन हमें ये दिखाई दी। अब इसको देखिएगा, अब हमने कैसी आकृतियाँ ये वाली गिन ली, 3 लाइनें मिली। उसके बाद हम एक बार फिर से कलर का चेंज कर लेते हैं और कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये एक लाइन मिली, उसके बाद पूरी सेकंड वाली ये लाइन मिली और 3 लाइन ये मिली, यानी कि अब हमें 3 लाइनें ये भी मिल गई, ठीक है, ये याद रखेंगे। 3 लाइनें कौन, ये मिल गई खड़ी खड़ी। अब देखिए, अब जो अगल बगल की लाइनें हैं इनको गिनते हैं और अगल बगल की लाइनों को गिनेंगे तो आप कहेंगे सर देखिए एक लाइन मुझे ये मिली, एक ये मिली, यानी कि 2 लाइनें ऐसी मिली और उसके बाद 2 लाइनें ये मिली, कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये वाली मिली। उसके बाद 2 लाइनें नीचे भी मिली तो 2 लाइनें कुछ इस तरह से मिली और ये 2 लाइनें इस दिशा में मिली तो 2 लाइनें इस दिशा में मिल गई और सभी लाइनों को काउंट कर लेंगे कितनी लाइनें आ रही हैं, तो उस प्रकार से हमारा सही उत्तर बन जाएगा। तो अब देखिए इनको काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं और 2 2 के कितने पेयर हैं, आप कहेंगे 4 पेयर हैं। तो 4 गुणा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो 8 हो जाएंगे और 8 के बाद +3 कर लेंगे, उसके बाद फिर +3 कर लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 3 11 3 14, ठीक है, 8 3 11 3 14 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसको फिर से एक बार गिन लीजिए, कहीं गलती तो नहीं हो रही, इसमें हमें टोटल लाइनें बतानी थी, सीधी रेखाओं की संख्या बतानी थी। तो यहाँ पर 2 लाइनें ये हो गई, 2 लाइनें ये और 2 लाइनें ये, ठीक है, 2 ये, तो 2 चौके 8 हो गई और 3 हमें बैंड मिली और 3 खड़ी मिली, तो 3 3 6 ये हो गई, 8 6 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको याद रखिए। इसके अतिरिक्त यदि आपको और भी लाइनें दिखाई दे रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज 4 सितंबर को मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए हमें डेट दे रखी है 4 सितंबर, क्या दे रखी है दोस्तों, 4 सितंबर, और 4 सितंबर को क्या है, मंगलवार है, ठीक है, इसको याद रखेंगे क्या है, मंगलवार। इसको विषम दिन की ट्रिक से लगाएंगे, ये हो गया हमारा मंगलवार और हमें बताना कहाँ तक है, 26 तारीख तक जाना है, ठीक है, 26 तारीख तक जाना है, तो हम कहेंगे 26 सितंबर तक जाना है, ठीक है, इसी माह में बोला है ना, तो इसी माह में 26 सितंबर तक जाना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सा दिन होगा। देखिए अब क्या करेंगे, हम इनका अंतर देख लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, अंतर देख लेंगे, और जब इनका अंतर देखेंगे तो कितने का है, 22 दिन का, यानी कि टोटल दिन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 22 विषम दिन निकले, और इनमें जब 7 से भाग दे देंगे तो कितना विषम दिन आएगा, टोटल आपका 1 विषम दिन आएगा, और यही 1 विषम दिन किसमें जोड़ देंगे, मंगलवार में, तो क्या आ जाएगा, मंगलवार के बाद क्या आता है, 1 जोड़ेंगे तो बुधवार आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, बुधवार। चुटकियों वाला आंसर था, ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने हल किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। क्या पूछा था हमसे, आज 4 सितंबर है और 4 सितंबर को मंगलवार है, तब इसी माह की 26 तारीख को क्या होगा, तो इसको विषम दिन की जब ट्रिक लगाएंगे तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय निगमन से एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कुछ बर्तन मेट हैं, कुछ बर्तन मेट हैं, तो इसको सीधा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, कुछ बर्तन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये हमने कुछ बर्तन बना लिए, ठीक है, ये हो रहे हमारे कुछ बर्तन, और कुछ बर्तन क्या हैं, आप कहेंगे सर मेट दे रखे हैं, ये हमारे मान लीजिए, 1 मिनट, ये इतने इतने से जो बर्तन है, 1 मिनट कहाँ गया, ये इतने इतने से जो बर्तन है ये क्या है दोस्तों, आप कहेंगे क्या है, क्या रखा है, मेट है, मेट, ठीक है, कुछ बर्तन हमारे क्या हो गए, मेट, M4 मेट हो गए। अगर कह रहा है सभी मेट बिल्ली हैं, जितने भी मेट हैं, जितने भी मेट हैं ये वाले, ये जो मेट दे रखे हैं हमको ये वाले, ठीक है, ये याद रखेंगे, जितने भी मेट हैं ये क्या कहें, क्या है, आप कहेंगे सर बिल्ली है, ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, आगे क्या रखा है, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कहाँ पर, ये जो बिल्ली का एरिया है ये कोई भी आपका संबंध नहीं रहना चाहिए किससे, तो कहेंगे सर आप चूहा से, ठीक है, याद रखेंगे, ये रहा हमारा चूहा, ठीक है, कोई बिल्ली चूहा नहीं है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कुछ इसी तरह की हमारी आकृति बनेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो निष्कर्ष दे रखा है, पहला निष्कर्ष में कह रहा है कोई चूहा बर्तन नहीं है, देखिए ये रहा चूहा और ये रहा बर्तन, और इनका संबंध हमें क्या है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है चूहा यहाँ पर आ जाता,
अगर चूहा यहाँ पर आ जाए तभी तो बिल्ली से संबंध नहीं होता। तो इसके कई आकृतियाँ बन रही हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इसका संबंध हमें पता नहीं है। क्या नहीं है? हमें पता नहीं है। और हमें जब पता नहीं है तो हम क्या कहेंगे? सर ये गलत है। ठीक है, ये संबंध हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन में एग्जैक्टली पता हो तो ही हम इसका सही आंसर देते हैं। जब रियली पता नहीं है, कुछ भी ऑप्शन बन सकता है, तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं? सीधा पता नहीं है तो क्या है? गलत है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आगे क्या रखा है? कुछ कुछ चूहे मेट नहीं है। कुछ चूहे मेट नहीं है। देखिए मेट का ये रहा मेट किसके अंदर? बिल्ली के अंदर। और बिल्ली की लड़ाई ऑलरेडी चूहों से है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो मेट है, ये जो आपका मेट है, ये संबंध चूहों से बना सकता है? क्योंकि चूहों की लड़ाई बिल्ली से और बिल्ली के अंदर रहने वाला मेट है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी के किराए के कमरे में रह रहे हैं और आपका दोस्त आता है, लेकिन आपके दोस्त की मकान मालिक से लड़ाई है, तो आपका दोस्त उस मकान में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंध बनेगा ही नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है कुछ चूहे मेट नहीं है, यानी कुछ चूहे मेट नहीं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए गलत नहीं है, ये सही है दोस्तों। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ चूहे मेट नहीं है, लेकिन पूरे ही चूहे मेट नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है? पूरे चूहे, जितने भी चूहे हैं, ये हमसे किससे संबंध नहीं बना रहे हैं? आप कहेंगे सर मेट से संबंध नहीं बना रहे हैं। तो ये मेट से संबंध नहीं बना रहे हैं, तो वही तो हमसे कह रहा है कि कुछ चूहे मेट नहीं है। जब पूरे के पूरे चूहे मेट नहीं है तो कुछ चूहे तो ऑलरेडी मेट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये सही बनेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये सही बनेगा। सॉरी, इसके लिए ये सही आंसर है, ये सही जो निष्कर्ष दे रखा है, कुछ चूहे मेट नहीं बनेंगे, क्योंकि मेट बिल्ली से लड़ाई है और मेट के अंदर है, तो बिल्कुल भी कोई चूहे मेट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे सेकंड वाला केवल सही है, केवल दो निष्कर्ष सत्य है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को रिपीट करके जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पांच व्यक्ति ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। डी सी के बाएं हैं, बी ई के दाएं हैं, ए सी के दाईं ओर है और कह रहा है बी डी के बाईं ओर है। यदि ई एक छोर पर स्थित है तो पंक्ति में बी के दाएं कौन है, ये बताना है हमें। शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक पंक्ति बनाएंगे। ये हमने बनाई एक पंक्ति, और पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं? आप कहेंगे सर 5 व्यक्ति हैं, और उनका मुख किस दिशा में? उत्तर की दिशा में मुख है। ठीक है, इन सभी का मुख उत्तर की दिशा में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रखा है? पहली लाइन क्या रखी है? डी सी के बाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है। देखिए बाईं दाएं अभी हम नहीं बना सकते, कोई छोर पर मिल जाए तो हम इसको बना सकते हैं। आगे कह रहा है ए सी के दाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है। आगे कह रहा है यदि ई एक छोर पर बैठा है, यदि ई एक छोर पर बैठा है, और आगे एक लाइन दे रखी बी ई के दाईं ओर है, तो ई को एक छोर पर बैठाते हैं। मान लीजिए ये हमारा ई यहाँ पर बैठ गया, और ये होता है हमें पता है दायां, और ये होता है बायां। ठीक है, ये हो गया बायां। तो अब हमें बताना है, कह रहा है ई एक छोर पर बैठा है, लेकिन ई के बाईं ओर कौन है? बी है। तो ई के दाईं ओर है, यहाँ पर दाईं ओर दे रखा है, तो ई के दाईं ओर, तो दायां तो ये है, ई के दाईं ओर कोई बन ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस ई को पकड़ेंगे, यहाँ से कहेंगे चल तू फूट ले, इस दिशा में आ जा, यानी इसको एक छोर पर तो बैठाना ही है। तो इस ई को हम यहाँ पर बैठा देंगे, इस ई को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब कह रहा है बी ई के दाईं ओर है, तो हम बी को यहाँ पर रख दें। आप कहेंगे बिल्कुल रख दीजिए, क्वेश्चन में क्या रखा है? आगे क्या रखा है दोस्तों? बी डी के बाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है, तो डी को यहाँ पर रख दें। सॉरी, यहाँ पर हम किसको रख दें? आप कहेंगे सर डी को रख दीजिए। तो डी के क्या हो गया? ये बाईं ओर हो गया। बी ई के बाईं ओर हो गया, और जो आपका बी है वो डी के बाईं ओर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कर रखा है? डी सी के बाईं ओर है। डी नाम का जो शख्स है वो किसके बाईं ओर है? आप कहेंगे सी के बाईं ओर है। ठीक है, डी नाम का शख्स सी के बाईं ओर हो गया, क्योंकि बायां इसी दिशा में तो है, यही दिशा होगी, तो सी के बाईं ओर डी हो गया। आगे क्या रखा है? एक और लाइन रह गई, कौन सी? ए सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर, ये रहा सी, और सी का दायां कौन सा है? ये दिशा दाईं है, तो ए नाम का बंदा यहाँ पर आ जाएगा। कुछ इसी तरह से हमारा क्रम बनेगा। और ये जो क्रम बना है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी के दाईं ओर कौन बैठा है, और दायां कौन सा है? ये वाली दिशा, क्योंकि यही तो दायां है, तो इसी दिशा में जाएंगे। तो बी के दाएं कौन है? आप कहेंगे सर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अपने क्वेश्चन के आंसर्स बताइए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा? विभिन्न प्रकार के जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, इनमें आपकी निरंतर रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रही है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टॉपिक वाइज भी रीजनिंग ला सकते हैं। ठीक है, हम लोग आपके लिए एक क्लास एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी टॉपिक वाइज रीजनिंग भी हो सके। तो देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या टॉपिक वाइज शुरू किया जाए। ठीक है, देखते रहिए लर्न विद डीएसआर, अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।